ये कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो न सिर्फ कमजोर है बल्कि पूरी तरह से कंगाल भी है। गुंडों को उसे तंग करने में बड़ा मजा आता है और जिस अमीर लड़की से वो प्यार करता है वही उसे सबसे ज्यादा नफरत करती है। सच कहें तो वो उसकी गरीबी को हिकारत की नजर से देखती है। लेकिन यह सब एक दिन अचानक बदल जाता है जब एक रहस्यमयी वायरस इंसानों को मांसखोर जॉम्बीज में बदलने लगता है। कुछ ही वक्त में पूरी दुनिया एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक खेल का मैदान बन जाती है जहां हर किसी को अपनी जान खुद ही बचानी पड़ती है। अब किसी के पास कितना पैसा है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। पैसे अब बस कागज के बेकार टुकड़े बन चुके हैं। और किस्मत देखो, वही लड़की आना जो कभी हमारे गरीब हीरो को नीचा दिखाने में मजा लेती थी, अब उसी के साथ रहना चाहती है ताकि अपनी जान बचा सके। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, चलिए शुरुआत में लौटते हैं ताकि पूरी कहानी का सही संदर्भ मिल सके। एक आम गर्मी की सुबह है। एक छोटे से अपार्टमेंट के कमरे में हमारा नायक मिंजून रहता है। लगता है भाई ने बीती रात गेम्स खेलते हुए जमकर मस्ती की है क्योंकि उसका कंप्यूटर अब भी ऑन है। वो गहरी नींद में सोया हुआ है, लेकिन उसकी ये शांति फोन के अलार्म की तेज आवाज से टूट जाती है। जैसे कि हमेशा होता है, अलार्म की आवाज बेहद परेशान करने वाली है। मिंजून खुद को किसी तरह मजबूर करता है कि फोन उठाकर वो आवाज बंद करे। स्कूल भी जाना है तो बेमन से बिस्तर छोड़ता है। किचन में जाकर देखता है तो फ्रिज पर माँ का एक नोट चिपका हुआ मिलता है, आज खुद खाना बना लेना, मैं काम पर जा चुकी हूँ। थोड़ी देर बाद वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है और अपने अंधेरे से अपार्टमेंट से बाहर निकल पड़ता है। वो जिस सस्ते इलाके में रहता है वहां से सामने दिखती आलीशान बिल्डिंग्स को देखता है। भाई को वहां रहने वाले अमीर बच्चों से जलन होती है जबकि वो खुद गरीबी में जूझ रहा है। लेकिन जिंदगी की शिकायतें करने से कुछ हासिल नहीं होता तो वो चुपचाप स्कूल की ओर बढ़ता है। स्कूल का नाम है सियांगुन हाई स्कूल। यहां भी मिंजून की जिंदगी कोई खास आसान नहीं है। हमेशा की तरह कुछ गुंडे उसे बेवजह परेशान कर रहे हैं। वो लोग मजे ले रहे हैं जबकि मिंजून जमीन पर गिरा हुआ है। इन गुंडों का लीडर है पार्क सियोंग बिन, 18 साल का, सेकेंड ईयर, क्लास 3 का स्टूडेंट। जैसे ही सियोंग बिन मिंजून का मजाक बना रहा होता है तभी एक लड़की की आवाज गूंजती है जिससे सियोंग बिन रुक जाता है। वो लड़की अपने दोस्तों के साथ वहां आई है। उसे सियोंग बिन की ये बचकानी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो हमेशा कमजोर लोगों को तंग करता है। हालांकि उसे खुद मिंजून भी पसंद नहीं है, वो भी उसे बेकार समझती है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि सियोंग बिन स्कूल की इज्जत खराब कर रहा है। उस लड़की का नाम है हान याना, 18 साल की, क्लास 2, सेक्शन 3। सियोंग बिन फौरन बिहेवियर चेंज कर लेता है और मिंजून से ऐसे बात करने लगता है जैसे वो उसका जिगरी दोस्त हो। असल में मिंजून उसके लिए बस एक क्लास का मस्खरा है। उसके साथ मजे करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। याना की बात फिर भी सही है, स्कूल में बेवजह हंगामा करना गलत है। अगर सियोंग बिन को खेलना है तो स्कूल के बाहर जाकर खेले। सियोंग बिन फिर भी कहता है कि याना तो खुद मिंजून से सबसे ज्यादा नफरत करती है, फिर अब नैतिकता की बातें क्यों कर रही है। याना खुद को डिफेंड करती है। वो मानती है कि उसे मिंजून पसंद नहीं, लेकिन कम से कम वो उसे मारती पीटती तो नहीं जैसा सियोंग बिन करता है। यहाँ पता चलता है कि याना और मिंजून क्लासमेट्स हैं और मिडिल स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं, जैसे मिंजून सियोंग बिन को भी जानता है। अब आगे बढ़ते हैं। सियोंग बिन याना को ऑफर देता है कि वो उसके साथ चले क्योंकि वो आज एक नए लड़के से मिलने वाला है, लेकिन याना साफ मना कर देती है। उसे पिछली बार की घटना याद है। पिछली बार जब वो गई थी तो मिंजून के सेमी अपार्टमेंट में थी। वहां गंदगी, बदबू और गरीबी का माहौल था। अब वो वहां कभी नहीं जाएगी। इस प्रिंसेस के इतने हाई स्टैंडर्ड्स होने का कारण ये है कि वो उसी हाई एंड अपार्टमेंट में रहती है जो हमारे हीरो को रोज अपने घर से दिखती है। उसके माता पिता एक हॉस्पिटल डायरेक्टर और प्रोफेशनल्स हैं, यानी वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई है। वो हमेशा सोशल मीडिया पर नई नई तस्वीरें डालती रहती हैं और स्कूल के लगभग सभी लोग उसके फैन हैं। ऊपर से पढ़ाई में भी वो टॉप करती है, यानी खूबसूरती और दिमाग दोनों में अव्वल। अफवाह है कि अगले साल वो अमेरिका पढ़ाई के लिए जाएगी। वो परफेक्ट लगती है, जैसे उसकी जिंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका हल उसे नहीं मिल रहा। उसे गरीब और कमजोर लड़कों से सख्त नफरत है। और ये डिस्क्रिप्शन किस पर सबसे ज्यादा फिट बैठता है? हाँ, मिंजून पर। अब चलिए यादों की गलियों में चलते हैं जहां ये सब शुरू हुआ था। 8वीं क्लास में जब मिंजून और याना एक ही क्लास में थे, मिंजून ने हिम्मत करके उससे दोस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन याना ने हमेशा उसकी बातों का जवाब हिकारत और चिढ़ के साथ दिया। उसके लिए मिंजून बस एक बदबूदार लड़का था जो उसके पीछे पीछे मच्छर की तरह घूमता था और ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। भले ही उनके घर एक ही रास्ते पर थे, याना उसके साथ चलने तक को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने उसे बोला कि कोई दूसरा रास्ता पकड़ ले ताकि उसे उसकी बदबू सहनी न पड़े। इसी पल मिंजून को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया। ये लड़की सच में उसे पूरी जान से नफरत करती थी। और अगर खुशबू की बात करें तो उसने नोटिस किया कि वो लड़की हमेशा लग्जरी परफ्यूम की खुशबू में डूबी रहती थी। उसके लिए शायद
यही दौलत की खुशबू थी। आमतौर पर जब कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाता है तो दिल में उसके लिए नफरत आ जाती है, लेकिन मिंजुन की फीलिंग्स कभी नहीं बदली। भाई वाकई हद से ज्यादा लॉयल था। वो हमेशा उसके बगल में बैठता रहा, चाहे वो लड़की उसे ताने मारती रहे या पब्लिकली इंसल्ट करती रहे। साल दर साल सेम स्कूल सेम क्लास और वही एक तरफा क्रश। लगातार बेइज्जती के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। एक टाइम आया जब उसने खुद से सवाल करने शुरू कर दिए, क्या मैं पागल हूं जो उस लड़की से प्यार कर रहा हूं जो हर मौके पर मुझे नीचा दिखाती है। लेकिन मिंजुन की जिंदगी हमेशा से ऐसी रही है, सोंग बिन से फिजिकल पिटाई और याना से इमोशनल टॉर्चर। वेलकम टू द लाइफ ऑफ अ सर्टिफाइड लूजर। बाद में मिंजुन अपने दो दोस्तों के साथ बैठा है और दोनों दोस्त बस एनिमे की बातें कर रहे हैं जैसे हार्डकोर ओटाकुस करते हैं। मोटा वाला दोस्त तो पूरी तरह एनिमे का दीवाना लगता है, जबकि उसके बगल में बैठा दुबला पतला लड़का बस हो थोड़ा कम इन्वॉल्व है दो। मिंजुन बस चुपचाप बैठा है जैसे कोई बैकग्राउंड एनपीसी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ। चलो मिलवाते हैं। दुबला पतला है बैसूनहो, उम्र 18 साल। मोटा वाला है बांगजुन, सेम उम्र। हालांकि सूनहो और बांगजुन की क्लास मिंजुन से अलग है, लेकिन ये दो ही दोस्त हैं जिनकी पर्सनालिटी मिंजुन से कहीं ना कहीं मैच करती है। बस फर्क ये है कि उन्हें कोई बुली नहीं करता, जबकि मिंजुन हमेशा इजी टारगेट बन जाता है। कभी कभी भाई को इनसे जलन भी होने लगती है। उसे लगता है कि ये दोनों बस लकी हैं और सारी गंदगी उसकी किस्मत में लिखी है। तभी उसके दोस्तों ने पूछा, चल लुमिना कॉन्सर्ट चलते हैं? अगर हाँ बोलेगा तो एक्स्ट्रा टिकट ले लेंगे। फोन में जो मॉडल थी वो हॉट लग रही थी, लेकिन मिंजुन को अब ऐसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। सच कहें तो अब उसे आइडल्स में भी कोई एक्साइटमेंट नहीं बचा। उसके दोस्तों को लगता है कि भाई बहुत कुछ मिस कर रहा है। अब जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि मिंजुन अब ऑलमोस्ट डेड सा दिखने लगा है। जब वे बाहर निकलते हैं तो दोस्त उसके डिप्रेशन पर मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि उसे दुखी होने का कोई रीजन ही नहीं है। क्लास में मिंजुन बस ये चाहता है कि दिन जल्दी खत्म हो ताकि इस बकवास जिंदगी से कुछ देर के लिए ही सही निकल सके। तभी वो सोंगबिन और उसके गैंग को सुनता है जो किसी लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने जब उन्हें तंग किया तो सीधा घूर कर जवाब दिया। वो लड़का थोड़ा डरावना लग रहा था, लेकिन गैंग को पूरा यकीन था कि सोंगबिन उसे चुटकी में गिरा सकता था। पता चलता है कि वो लड़का नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भागा है। गैंग उसका मजाक उड़ा रही है, अपने मम्मी पापा को छोड़कर भाग आया डरपोक। उसी वक्त वो लड़का कांग हाको वहां आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। और वो ऐसा लड़का नहीं है जो इन चीजों को यूं ही जाने दे। सोंगबिन की ईगो को तब जोर का झटका लगता है जब हाको उसे वैसे घूरता है जैसे वो कोई इंपॉर्टेंट इंसान ही ना हो। सोंगबिन उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन हाको बिना किसी डर के बस कामली बोलता है, दूसरों के बारे में बकवास करने से पहले अंजाम के लिए तैयार रहना सीखो। सोंगबिन कॉलर छोड़ता नहीं है, पर उसके गुंडे बीच में आकर सिचुएशन संभाल लेते हैं। आखिरकार सोंगबिन हाको को छोड़ देता है, लेकिन जाते जाते धमकी देना नहीं भूलता, तुझे बाद में देख लूंगा। ये सब हो रहा है और मिंजुन पीछे बैठा बस एक ही बात सोच रहा है, कब मिलेगा मुझे इस नरक से छुटकारा। स्कूल खत्म होते ही मिंजुन घर की तरफ चल पड़ता है। दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ रहे हैं। अब वो सीरियसली स्कूल छोड़ने के बारे में सोच रहा है। उसके लिए यही रास्ता बचा है, इस बकवास जिंदगी से बाहर निकलने का। और अब उसने फैसला कर लिया है, कोई पीछे मुड़ना नहीं। इसी बीच सोंगबिन और उसके गुंडे फिर रास्ता रोक लेते हैं। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं, जैसे कोई शिकार फंस गया हो। सोंगबिन मिंजुन से कहता है कि सामने वाली औरत से सिगरेट्स मंगवाए, क्योंकि वो लोग अंडरएज हैं। मिंजुन जानता है कि ये बस एक और बहाना है उसे नीचा दिखाने का, लेकिन इस बार मिंजुन बिना कोई जवाब दिए बस उन्हें इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। सोंगबिन का गुस्सा फट पड़ता है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वो और उसके गुंडे मिंजुन को पकड़कर बुरी तरह पीटते हैं और उसे एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट में फेंक देते हैं। सोंगबिन के हाथ में एक ईंट है और वो मिंजुन के सिर पर बार बार वार करता है। उन्हें लगता है कि इस पिटाई से मिंजुन सुधर जाएगा, लेकिन अब मिंजुन की लिमिट पार हो चुकी है। टूटी हुई आवाज में वो कहता है, मार डालो, अब जीने का मन नहीं है। मरना ही उसे इस नर्क से आजादी दिला सकता है। और तभी दूसरा लड़का बोलता है, अरे यार अब तो थोड़ा बुरा लग रहा है तेरे लिए। सोंगबिन फिर हंसने लगता है। खैर क्या ही कहें, किस्मत कभी भी पलट सकती है। जो सुन के वो और भड़क गया और फिर मिंजुन को एक जोरदार किक मारता है। जाने से पहले वो हरामी एक आखिरी धमकी देता है, अगर मिंजुन कभी भी खुदकुशी करने की कोशिश करता है और अपने सुसाइड नोट में सोंगबिन का नाम लिखता है तो वो कसम खाता है कि मिंजुन की मां को ढूंढ निकालेगा और उसी वक्त उसे भी मार डालेगा और अपने साथियों को। मुंह बंद करने और यहाँ से निकलने का कहकर वे लोग मिंजुन को कंस्ट्रक्शन साइट पर टूटा फूटा छोड़कर चले जाते हैं। जैसे जैसे सुबह का उजाला फैल रहा है, मिंजुन वहां से अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल है, काश कल तक दुनिया ही खत्म हो जाए, लेकिन उसे पता है ऐसा होने वाला नहीं। तभी वो लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट की ओर देखता है और सोचता है अब उसके पास सबसे अच्छा विकल्प यही है कि वो उस लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट की छत पर चढ़ जाए, जिसे वो कब से देख रहा है
और कूद जाए। सब कुछ चंद मिनटों में खत्म हो जाएगा। मुझे अब किसी भी चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इस दुख भरी जिंदगी को जीने का मेरे पास कोई कारण नहीं बचा है। सब कुछ खो चुका हूँ और अब कुछ भी मायने नहीं रखता। इसी सोच के साथ वो अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगता है, सब कुछ खत्म करने के इरादे से। तभी उसकी मुलाकात याना से होती है, जो शायद उसे सबसे ज्यादा हेट करती है। याना को देख के मिंजुन कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, आज इसमें मुझे क्यों बुलाया। मिंजुन को देख के ही वो चिढ़ जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों घूम रहा है, जब ये उसका घर भी नहीं है। मिंजुन की हालत देखकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो यहाँ डिलीवरी करने नहीं आया, बल्कि उसे लगता है कि मिंजुन यहाँ चोरी करने आया है। जाहिर है वो उसे याद दिलाती है कि वो कितना बेकार है। ये सब सुन के मिंजुन शोक हो जाता है, उसे एक झटका सा लगता है और यही वजह है कि मिंजुन यहाँ सब कुछ खत्म करने आया था। फिर वो सोचता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसे लोगों के बीच नहीं होना चाहिए जैसे तुम हो। शायद यही सबसे बड़ा बोझ बन गया है, खुद को गलत जगह पर पाना। दूसरी तरफ लड़की उसके छोटे चेहरे को देखकर पूछती है कि क्या किसी ने उसकी पिटाई की है। मिंजुन को ऐसे देख के याना को सच में गुस्सा आता है कि मिंजुन कभी अपने लिए खड़ा नहीं होता और हमेशा कुत्ते की तरह मार खाता रहता है। एक बार पिटने के बाद अगली बार कम से कम अपनी खातिर खड़े तो होना चाहिए, चाहे फिर से मार ही क्यों ना खानी पड़े। तुम जैसे किसी को देखकर तो मुझे खुद पर ही इतनी ज्यादा शर्म आती है। सच में खामोश रहना हर बार हल नहीं होता, कभी कभी जवाब देना भी जरूरी होता है। वो काफी देर तक उसे सुनाती रहती है और आखिरकार मिंजुन चुपचाप पलटकर अपार्टमेंट बिल्डिंग के उल्टे रास्ते पर चल पड़ता है। वो घमंडी फिर भी बड़बड़ाती रहती है कि मिंजुन उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन आखिर में हार मानकर कहती है कि वो कल फिर बात करेगी। बाद में मिंजुन अपने बदबूदार और तंग अपार्टमेंट में लौटता है। गुस्सा शांत करने के लिए वो अपना पीसी ऑन करता है, हेडफोन पहनता है और वीडियो गेम्स में डूब जाता है और कहता है कि ये कितना बकवास है। जो कुछ भी हुआ उस पर सोचते हुए उसे लगता है कि याना गलत भी नहीं कह रही थी। मैंने मरने का ख्याल सिर्फ हानियना की वजह से छोड़ दिया था, वरना तो मैंने सब खत्म करने का फैसला कर ही लिया था। इसी वजह से वो अब स्कूल नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। कल से वो नौकरी ढूंढेगा और अपनी माँ की मदद करेगा घर खर्च चलाने में। रात हो जाती है और मिंजुन अब भी अपने FPS गेम में दुश्मनों को उड़ा रहा है, ज़ॉम्बीज के झुंड को मारता जा रहा है। तभी उसके दोस्त लाइव चैट में कहते हैं कि वो अब गेम छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं, जो मिंजुन को बिल्कुल समझ नहीं आता। आखिर अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं, अभी तो 2 घंटे बाकी हैं। तभी उसके दोस्त उसे ब्रेकआउट की इमरजेंसी न्यूज के बारे में कहते हैं। बाहर की दुनिया में अभी अफरा तफरी मची है और उसी वक्त मिंजुन अपने अपार्टमेंट के बाहर शोर सुनता है। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। दरवाजे पर पहुंच के वो कहता है, कौन है? तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। खोलने से पहले वो पीप होल से देखता है, लगता है ऊपर वाला कोई पड़ोसी है, कांपती आवाज में दरवाजा खोलने को कह रहा है। मिंजुन सोचता है कि वो आदमी फिर से नशे में है, लेकिन उसे नहीं पता कि अब वो उसका वही शराबी पड़ोसी नहीं रहा। मिंजुन फिर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही वो देखता है कि उस आदमी के पूरे शरीर पर खून है, पेट पर गहरा घाव है। उसे ऐसी हालत में देख के मिंजुन सोचता है कि शायद वो बुरी तरह घायल हो गया है और इमरजेंसी सर्विस को कॉल करने का कहता है। तभी वो जॉम्बी बना आदमी एक भयानक चीख मारता है और मिंजुन पर झपट पड़ता है। वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, जॉम्बी उसके ऊपर। मिंजुन आखिरकार उसे लात मारकर दूर फेंकता है और समझ जाता है कि ये आदमी अब नॉर्मल नहीं रहा। वो जल्दी से भागकर अपने अपार्टमेंट में जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, सांसें तेज हैं और टांगें कांप रही हैं। वो कांपते हुए सोचता है, ये हो सब क्या है? और अब उसे यकीन हो जाता है कि वो पागल आदमी उसका आम पड़ोसी नहीं था। वो फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं मिलता। तभी उसे अपने फोन की स्क्रीन पर ढेरों इमरजेंसी अलर्ट्स दिखते हैं। उनमें लिखा है कि सियोल और अन्य कुछ जगहों पर अज्ञात हमले हो रहे हैं। सभी को घर के अंदर रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। फिर वो अपने बेसमेंट अपार्टमेंट के बाहर का शोर सुनता है। वो खिड़की खोलकर झांकता है। वो देखता है बाहर सब नरक जैसा है, लोग एक दूसरे को काट फाड़ रहे हैं। वो अपने उसी पड़ोसी को फिर से देखता है जो अब भी सड़कों पर घूम रहा है और तबाही मचा रहा है। अब उसे अपनी माँ की चिंता सताने लगती है और वो अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं मिलता। रात और गहरी हो जाती है। मिंजुन अपार्टमेंट की सारी लाइट्स बंद कर देता है और कंबल में लिपटकर कोने में बैठ जाता है। वो किसी भी तरह नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, न सिग्नल न कोई अपडेट्स। वो टीवी ऑन करता है ताकि इस स्थिति की कोई खबर मिल सके। न्यूज एंकर बताता है कि देश भर में अज्ञात नागरिकों द्वारा कई भयानक हत्याएं की जा रही हैं। सरकार इसे अंधाधुंध आतंकवाद का नाम दे रही है और कह रही है कि वो इसकी जांच कर रही है, लेकिन असली वजह या कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। एंकर सबको घर के अंदर रहने, दरवाजे खिड़कियां बंद रखने और बाहर की दुनिया से हर हाल में बचने की सलाह देता है। अगला अपडेट भी आ जाता है जिसमें पता चलता है कि बुसान भी गिर चुका है। अब सिर्फ सियोल, बुसान और इंचन ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी ऐसे ही हिंसक घटनाएं हो रही हैं। हर जगह पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस तैनात की जा रही हैं, लेकिन हालात पहले ही काबू से बाहर लग रहे हैं। मिंजून को पूरी तरह से निराशा घेर लेती है।
जैसे डरावनी खबरों के बम एक के बाद एक उस पर गिर रहे हों। वो इतना सन्न रह जाता है कि उसे लगता है शायद वो सपना देख रहा है, कोई बुरा सपना जिससे वो जाग नहीं पा रहा, क्योंकि जो उसने अभी अभी सुना उसके हिसाब से तो लगता है जैसे दुनिया पर ज़ॉम्बीज़ का कब्जा हो गया है। लेकिन ऐसा तो सिर्फ गेम्स और मूवीज में होता है, असलियत में नहीं। और फिर अब तक जो भी उसने देखा है सब कुछ सच ही लग रहा है। उसे जवाब चाहिए और ऐसे डिम लाइट वाले कमरे में छुपकर बैठने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वो बाहर जाने का फैसला करता है ताकि बिल्डिंग का मेन डोर अच्छे से बंद कर सके, लेकिन अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने से पहले वो चुपके से पीप होल से बाहर झांकता है, ये पक्का करने के लिए कि कहीं बाहर कोई ज़ॉम्बी तो नहीं घूम रहा। जब सब साफ दिखता है तो वो दरवाजा थोड़ा सा खोलता है और बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो सीढ़ियों से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है, चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई होती है। जब वो बिल्डिंग के मेन डोर तक पहुंचता है, वो बाहर झांक कर देखता है, उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है जो सड़क पर घूम रहा है। वो तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और जितने भी ताले हैं सब लगा देता है। अब उसका अगला मिशन है ऊपर की मंजिलों पर जाकर देखना कि कहीं कोई और सर्वाइवर तो नहीं है। लेकिन जितनी खामोशी है उससे तो नहीं लगता कि ऊपर कोई है। फिलहाल उसे लगता है कि रिस्क लेना सही नहीं है। वो तय करता है कि सुबह तक इंतजार करेगा। उसे यकीन है कि पुलिस या मिलिट्री वाले आखिरकार आकर सबको बचा लेंगे। वो फिर से टीवी ऑन करता है और उम्मीद करता है कि कोई अपडेट मिल जाए, लेकिन इससे पहले कि कुछ काम की खबर आए ब्रॉडकास्ट ही बंद हो जाता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता, तो वो लेट जाता है, सोने की कोशिश करता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, नींद आना तो दूर की बात है, सबसे ज्यादा उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। वो सोचता है बस कल ही तो वो अपनी जिंदगी से इतना परेशान था कि उसे जीने का मन ही नहीं था और बस मारना चाहता था। उसने तो यहां तक सोच लिया था कि काश पूरी दुनिया ही जल जाए, और अब लगता है जैसे उसकी वो ख्वाहिश सच हो गई हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी आसान हो गई है। अब तो उसे जिंदा रहने के लिए ही जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं बदला है। पहले भी सब नरक जैसा था जो अब भी है। तो ये सारे ज़ॉम्बीज़ और दुनिया के खत्म होने जैसी बातें उसे डराती नहीं है, क्योंकि सच कहें तो वो पहले ही जितना दुखी हो सकता था हो चुका है। फिर सुबह होती है, सड़कों पर जगह जगह छोड़ी हुई गाड़ियां पड़ी हैं और ज़ॉम्बीज़ हर तरफ घूम रहे हैं। मिंजून आखिरकार मेन डोर खोलता है और बाहर झांकता है। हवा में कुछ अजीब सा है, खून की गंध इतनी तेज है कि वो दरवाजा तुरंत बंद कर देता है और फिर से ताले लगा देता है। वो कहता है बिना तैयारी के बाहर जाना तो सीधा सुसाइड होगा। तो वो किचन में जाता है और खुशकिस्मती से उसके पास ठीक ठाक सामान है। 4 पैकेट रेमन, 6 कप नूडल्स, थोड़ा इंस्टेंट राइस और कच्चा चावल भी। इतने खाने का सामान है कि करीब 2 हफ्ते भूखा नहीं रहेगा। उसके पास 3 पानी की बोतलें हैं और अच्छी बात यह है कि नल में अभी भी पानी आ रहा है। गैस भी चल रही है। अगर वो सही से सामान मैनेज करे तो शायद 1 महीना निकाल सकता है, और तब तक शायद कोई बचाव दल आकर उसे यहां से निकाल ले। फिलहाल उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी मां है। नेटवर्क नहीं है तो वो पता भी नहीं कर सकता कि उसकी मां के साथ क्या हुआ। अभी तो बस वो यही उम्मीद कर सकता है कि उसकी मां सही सलामत हो। तभी उसे याद आता है कि इस बिल्डिंग में 5 घर और हैं। उनमें से एक में एक कॉलेज का लड़का रहता था जो रूफटॉप वाले कमरे में रहता था। उसे याद है कि वो लड़का बड़ा प्लेबॉय था। वह हर मंगलवार अपनी गर्लफ्रेंड को लाता था और सोचता है क्योंकि कल मंगलवार था तो हो सकता है वो दोनों ऊपर फंसे हों। मिंजून हिम्मत जुटाता है और ऊपर की मंजिलों पर चढ़ना शुरू करता है। रास्ते में हर फ्लोर के कमरे चेक करता है, लेकिन कहीं कोई नहीं मिलता। अब बस रूफटॉप वाला कमरा बचा है। वह ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि रूफटॉप का दरवाजा खुला है और जिस कमरे में वो कॉलेज वाला लड़का रहता था उसका दरवाजा भी खुला है। जैसे ही वो अंदर जाता है, जो देखता है वो उसे देखना नहीं चाहता था। कमरे में सब कुछ बिखरा होता है। कमरे के दूसरी तरफ लड़की पहले ही मर चुकी है और वो कॉलेज वाला लड़का अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। लेकिन शुक्र है कि मिंजून की नजरें डेड बॉडी पर नहीं पड़ती, क्योंकि वो उसके ब्लाइंड स्पॉट में है, और ज़ॉम्बी की नजरें भी अब तक मिंजून पर नहीं पड़ती। के सामने बस खून फैला हुआ दिखता है, जो देखकर वो कांपने पर मजबूर हो जाता है। वो तुरंत उस कमरे को और एक्सप्लोर करने का इरादा छोड़ देता है और पीछे हटने लगता है। जैसे ही वो चुपचाप पीछे हटने की कोशिश करता है, वह गलती से पौधे के गमले को गिरा देता है, जिससे ज़ॉम्बी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। अंदर से वो डरावनी गुर्राहटें सुनता है और फिर मिंजून पूरी ताकत से छत की ओर भागता है। लेकिन जैसे ही वो छत का गेट खोल के छत पे पहुंचता है, उसकी हड़बड़ी से वो फिसल जाता है। ज़ॉम्बी लड़का अपने कमरे से बाहर निकलता है और सीधे हमारे लड़के पर झपट पड़ता है। मिंजून चालाकी से ज़ॉम्बी की गति का फायदा उठाता है। वह बस नीचे झुक जाता है, ज़ॉम्बी को अपने सिर के ऊपर से जाने देता है और धक्का देकर उस कमीने को छत से नीचे गिरा देता है। यह नजारा उसकी सांसें कुछ पल के लिए रोक देता है। उसके घुटनों में जरा भी ताकत नहीं बचती, वह बस वहीं गिर जाता है। बिना कोई देरी किए वह दरवाजा बंद करके नीचे भागता है और खुद को अपने अपार्टमेंट में बंद कर लेता है।
वह अब तक उस जिंदगी और मौत के मुठभेड़ से उबर नहीं पाया है। वह अब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि वह रूफटॉप कॉलेज लड़का, जिसे वह अपनी उम्मीद मानता था, अब उन दिमागहीन मृतकों में से एक बन चुका है। और उससे भी ज्यादा दुखद यह है कि उसी ने उसे ऊपर से धक्का देकर उसे उसकी मौत की ओर भेज दिया। लेकिन फिर भी वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह उसकी गलती नहीं थी। उसने जो किया वह सिर्फ आत्मरक्षा थी। हमला तो कॉलेज लड़के ने ही पहले किया था। एक और रात आती है और पिछली रात की तरह मिंजून को मजबूरन इस अंधेरे बेसमेंट अपार्टमेंट में अपना समय बिताना पड़ता है। मिंजून बस चुपचाप बैठा रहता है। कॉलेज लड़के की मौत का गिल्ट उसे अंदर से खा रहा है। वह फिर से उठता है और बाहर सड़कों पर जाता है, उम्मीद करता है कि शायद वह कॉलेज लड़का फिर से दिख जाए। उसे उसके सामने एक जॉम्बी दिखता है। जब जॉम्बी घूमकर उसकी तरफ देखता है तो वह कॉलेज लड़के की टूटी हुई गर्दन को उसके दाहिने कंधे पर लटकते हुए देखता है। यह देखकर मिंजून को राहत भी मिलती है और डर भी लगता है। उसे राहत मिलती है कि उसका सीनियर अब भी जिंदा है, लेकिन डर इस बात का है कि उसके सामने खड़ा यह लड़का अब इंसान नहीं रहा। वह मन ही मन अपने सीनियर से माफी मांगता है और दरवाजा बंद कर लेता है। इस मुठभेड़ से उसे यह सीख मिलती है कि ये लोग अब सिर्फ जॉम्बी हैं, इंसान नहीं। अगला दिन आता है, यानी महामारी शुरू हुए तीसरा दिन। उसने खुद से एक हॉटपॉट में खाना बनाया है। असल में वह उन चीजों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है जिन्हें पकाने में ज्यादा गैस नहीं लगती है। उसकी योजना है कि जब तक गैस है ताजा खाना खा ले, बाद में पैकेट वाला खाना काम आएगा। उसके दिमाग में एक बात बार बार घूम रही है, उसे मदद का इंतजार करते हुए अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर खाना खत्म हो गया और मदद नहीं आई तो वह बर्बाद हो जाएगा। फिलहाल उसे इस बात की राहत है कि पूरी बिल्डिंग में अब कोई जॉम्बी नहीं है, बस वही रूफटॉप कॉलेज लड़का था, लेकिन वह भी अब बिल्डिंग से बाहर है। राहत या मदद पाने के लिए वह सोचता है कि छत पर आग जलाकर ध्यान आकर्षित करे। इसके अलावा वह जल्द ही इस अपार्टमेंट बिल्डिंग को छोड़ने का भी सोच रहा है। कुछ दिन पहले उसने अपनी जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी थी, तो अगर बाहर मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी वह 2 बार मौत के मुंह से बच चुका है, जिससे उसे अब इन राक्षसों से लड़ने का आत्मविश्वास मिल गया है। अब ये जॉम्बी जैसे लोग उसे डराते नहीं हैं। अचानक उसका फोन बजने लगता है। असल में ये उसकी माँ का फोन है, तो वह बिना 1 सेकंड गंवाए कॉल उठा लेता है। उसकी चिंतित माँ जल्दी से उसकी खैरियत पूछती है। वह तुरंत भरोसा दिलाता है कि वह अपने घर में अकेला है और माँ से पूछता है कि वह कहाँ है। उसकी माँ बताती है कि वह परसों मिलिट्री से मिली थी और अब सियोंग नाम के शेल्टर में है। वह मिंजन को चिंता न करने को कहती है और सलाह देती है कि वह घर के अंदर ही रहे। वह वादा करती है कि रेस्क्यू टीम से उसे निकालने की गुजारिश करेगी। थोड़ी ही बातचीत के बाद फोन का सिग्नल चला जाता है। फिर भी मिंजून को अपनी मां की आवाज सुनकर खुशी होती है। यह साफ संकेत है कि वह जिंदा है। और अचानक उसे संदेश मिलने लगते हैं। असल में ये उसके 2 ओटाकू दोस्त हैं, और चूंकि वे मैसेज भेज पा रहे हैं, इसका मतलब वे भी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। लगता है ये दोनों अपने अपने ठिकानों में इतने आराम से हैं कि इस आफत के बीच भी मजाक कर रहे हैं। उसके दोनों दोस्त एक दूसरे के करीब रहते हैं, तो मिंजून को यकीन है कि उन्होंने एक दूसरे की मदद की होगी, अपने दोनों लड़कों की भी। वह अब तक सिर्फ अपनी मां के जिंदा होने की पुष्टि कर पाया है। अब एक और शख्स है जिसके बारे में वह जानना चाहता है कि क्या वह जिंदा है, और वह है हिएना, वही लड़की जो हमेशा उसे ताने मारती थी। जिन लोगों को वह जानता है उनमें से वह उसके घर के सबसे करीब रहती है, लेकिन मिंजून को यकीन नहीं है कि वह कभी उसके घर वापस आएगी, क्योंकि पिछली बार जब वह आई थी तो उसे उसका घर बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जब सियोंग बिन अपने चमचों के साथ मिंजून के घर में मस्ती कर रहा है। उनमें से एक ने याना को बुलाया है और वे सब मजाक कर रहे हैं कि याना को यह नहीं बताया गया कि वह मिंजून के घर आ रही है, जिसे वह सबसे ज्यादा नापसंद करती है। सब हंसी मजाक कर रहे हैं, जबकि मिंजून का दिमाग यह सोचकर खराब हो रहा है कि वह आ रही है। आखिरकार वह आती है, और जब वह इस छोटे से घर को देखती है जो कचरे जैसा दिखता है, तो बस उसे घूरती रह जाती है। वास्तव में वह उस सीमा रेखा को पार करने और अपने कदम इस गंदे और सस्ते से स्थान में रखने को लेकर 2 बार सोच रही थी। आखिरकार वह बिना अंदर कदम रखे ही लौट जाने का फैसला करती है। उसे सिगरेट की बदबू बहुत घिनौनी लगती है। फर्श चिपचिपा और सीलन भरा है। इसके अलावा उसे इस बात से भी चिढ़ है कि किसी ने उसे बताया भी नहीं कि वह जिस जगह जा रही है वो मिंजून का घर है। बेचारा मिंजून तो पूरी तरह हैरान रह गया, यह देखकर कि उसने उसे कितना घिनौना महसूस कराया। उस समय उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात से नहीं हो रहा था कि पार्क बिन और उसके दोस्त उसके घर में घुस आए, बल्कि हान येना की उसके घर को देखकर नफरत से भरे एक्ट ने मिंजून को तोड़ दिया था। प्रेजेंट में जब वह अपने टॉयलेट सीट पर बैठा है तो उसे सच में बहुत जिज्ञासा हो रही है कि हान येना जिंदा है या नहीं।
क्या वो ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर वह जोंबी भी बन गई हो तो भी मिंजून का दिल उसके लिए नहीं बदलेगा। देखिए, मिंजून के पिता अस्पताल के निदेशक हैं, तो उसे उम्मीद है कि उसके पिता को जरूर पता होगा कि इस वायरस का कारण क्या है, जिससे वह इस बीमारी का इलाज खोजने वालों में से एक हो सकता है। लेकिन फिर भी उसे उसकी हन येना की जिंदगी की चिंता खुद की जिंदगी से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। आखिरकार वह जितनी अमीर है, हो सकता है वह पहले ही बच निकली हो। लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज उसे पुकारती है। उस आवाज को सुनकर वह थोड़ा परेशान हो जाता है। दरवाजे के दूसरी ओर से आवाज लगातार उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती रहती है। आखिरकार वह आवाज पहचान जाता है। असल में वह हन येना ही होती है, जो उसके अपार्टमेंट के बाहर है। खिड़की से वह उसे पुकार रही है, ध्यान रख रही है कि आवाज ज्यादा तेज ना हो। फिर भी उसकी आवाज जो बीज को उसकी ओर आकर्षित कर लेती है और वे उसकी ओर दौड़ने लगते हैं। उन्हें अपनी ओर भागते देख वह और भी घबरा जाती है और मिंजून से चिल्लाकर दरवाजा खोलने को कहती है। आखिरकार मिंजून दरवाजा खोलता है, उसे अंदर ले आता है और फिर से दरवाजा लॉक कर देता है। लड़की इतनी डरी हुई है कि पसीने से भीग गई है। चाहे जितनी भी गहरी सांस ले, उसका डर कम नहीं हो रहा। चिंतित मिंजून उसकी हालत देखता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। लेकिन वह और भी हैरान है कि वह यहाँ उसके घर कैसे आ गई। हनियना किसी बात का कुछ जवाब नहीं देती और जमीन पर बैठ जाती है। जैसे ही मिंजून उसके करीब जाता है, वह उसकी शर्ट पकड़ लेती है और अचानक उसे गले लगा लेती है, जिससे मिंजून पूरी तरह से हैरान रह जाता है। लड़का तो सच में बोलने की हालत में नहीं है। जब तक वह उसकी शर्ट पकड़े रहती है, फिर हिम्मत करके वह पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था।